हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोगों ने एक बात बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या चीज है, बताइए मेरे को क्या है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन आर दोज पावर्स, बोले तो डायमेंशंस वे पावर्स है जिन्हें हम किस पर रेस्ट करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स पर रेस्ट करते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए? उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स which we have to raise to the fundamental units in order to find the unit of that physical quantity। और जब आप जो फंडामेंटल यूनिट्स है इनको आप जर्नलाइज फॉर्म में लिखते हो, या यूं बोलना चाहिए मेरे को, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी पर्टिकुलर मेजरिंग सिस्टम पे स्पेसिफाई नहीं करके उसको एक जनरल फॉर्मेट में राइट डाउन कर देते हो, तो उस यूनिट के लिखने के मेथड को अपन क्या बोल देते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। उसको अपन क्या बोल देते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। तो मेरे को याद आता है, तो मैंने आपको बोला था लेट कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज ए इन मास। फिजिकल क्वांटिटी की मास में डायमेंशन कितनी है? 8। लेंथ में डायमेंशन कितनी है? b। और टाइम में डायमेंशन कितनी है? c। तो इफ डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी a is a in mass, b in length and c is time, it means in order to find unit of that physical quantity we have to raise power a to the unit of mass, power b to the unit of length, power c to the unit of time। तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए मास की यूनिट पर a का पावर, लेंथ की यूनिट पर b का पावर, t के टाइम की यूनिट पर c का पावर रेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? यूनिट ऑफ मास। तो अगर मैं यूनिट ऑफ मास को किलोग्राम, ग्राम, पाउंड नहीं लूं, बोले तो कोई मेजरिंग सिस्टम स्पेसिफाई नहीं करता, और मैं यूनिट ऑफ मास को राइट डाउन कर देता हूं कैपिटल M, लेंथ की यूनिट को कैपिटल L और टाइम की यूनिट को कैपिटल T। तो दिस राइटिंग मेथड ऑफ यूनिट इज नोन एज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन करना है तो आप क्या करेंगे? उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज को अपन जनरलाइज फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स को जनरलाइज फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे, तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या ऑब्टेन हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला। तो शायद आप लोगों ने 2-4 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिए थे। थोड़ा सा उनको क्विक रिव्यू देख लेते हैं। तो आपने बोला था डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना था, तो एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो बचपन से पढ़ते आते एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का एक मतलब ये मेथड जिससे पता लग जाता है कि मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी। मींस अगर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है और इनके मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो इन क्वांटिटीज के भी डायमेंशन फॉर्मूला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1, इसका भी L1, तो कितना हो गया? L स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ L रेज़ टू द पावर 2। तो आप बोल सकते हैं कि भैया एरिया का यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए मास की यूनिट पर 0 का पावर, लेंथ की यूनिट पर 2 का पावर, टाइम की यूनिट पर 0 का पावर रेज करना पड़ा। इसका मतलब एरिया की मास में डायमेंशन 0 है, लेंथ में डायमेंशन 2 है और टाइम में डायमेंशन 0 है। इसी तरह से आप लोगों ने बात किया था स्पीड का फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब आप स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हो,
गोर फॉर्मूला में स्पीड की वैल्यू फाइंड नहीं करा, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करे तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हो और इनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ऑब्टेन क्वांटिटी का जब आपको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा तो इनके डायमेंशन फॉर्मूला भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मींस डायमेंशन फॉर्मूले को मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और डिवाइड भी कर सकता हूं। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं अबाउट एक्सेलरेशन। तो अपन लोग एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं, वॉल्यूम का फाइंड आउट कर चुके हैं, डेंसिटी का फाइंड आउट कर चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बचपन से पढ़ते आते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है चेंज इन वेलोसिटी। तो लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v2 माइनस अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v2 माइनस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v1 अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v2 बोले तो फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे कोई सी भी हो, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा L1t माइनस 1, v1 भी वेलोसिटी है, इसका भी L1t माइनस 1, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t1, तो ये एक दूसरे से कैंसिल, तो कितना आ गया 0। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला 0 हो गया। अरे भैया जब नंबर का ही डायमेंशन फॉर्मूला 0 नहीं होता, कल अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, कोई भी प्योर नंबर होगा वो डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस होगा इसका मतलब उसकी मास पर डायमेंशन 0, लेंथ पर डायमेंशन 0, टाइम में डायमेंशन 0। अरे डायमेंशन मतलब आपका ये नंबर मास, लेंथ और टाइम पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो कोई भी प्योर नंबर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका यूनिट एक्सप्रेस करने के लिए अपन के यूनिट्स पर क्या करने पड़ेगा, 0 का पावर रेज करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 1। तो जब किसी नंबर का ही डायमेंशन फॉर्मूला 1 आता है तो फिजिकल क्वांटिटी का तो डायमेंशन फॉर्मूला 0 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब मैं यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक कर गया। ये मिस्टेक मैं क्या करके गया कि मैंने कहा कि यार जब एरिया बोला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ का डायमेंशन फॉर्मूला। जब मैंने बोला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब किसी फॉर्मूले में क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्टेन क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए उन दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए मास के डायमेंशन फॉर्मूले को वॉल्यूम के डायमेंशन फॉर्मूले से डिवाइड कर दिया। मींस अगर फॉर्मूले में क्वांटिटीज डिवीजन में है तो ऑब्टेन क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए उन क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार जब फॉर्मूले में क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिवाइड हो रही है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी डिवाइड हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो मैंने डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। और जैसे मैंने ये डायमेंशन फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट किए मैंने ब्लंडर कर दिया। क्यों ब्लंडर कर दिया, डायमेंशन फॉर्मूला कैन नेवर बी एड एंड कैन नेवर बी सब्ट्रैक्ट।
डायमेंशन फॉर्मूला कैन ओनली बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो डायमेंशन फॉर्मूला को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मीन्स अगर z इक्वल टू a प्लस बी है और कोई आपसे बोले कि भैया z का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो अपने दिमाग में आएगा कि यार ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो z का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपने बोल दिया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a प्लस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b, और सब्ट्रैक्ट हो रहे तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बात आती है कि फिर हम सब z का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। z बोले तो एक तरह से a प्लस b का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भैया लोगों, मैंने यूनिट जब पढ़ाया था तभी आपको बोला था कि दो क्वांटिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक ही टाइप की क्वांटिटी हो चाहे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी हो, एक ही टाइप की क्वांटिटी का मतलब अगर एक मास है तो दूसरी भी मास, एक लेंथ है तो दूसरी भी लेंथ, और डिफरेंट डिफरेंट का मतलब अगर एक मास है तो दूसरी लेंथ। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो ऑब्टेन क्वांटिटी डिफरेंट आता है। या चलो थोड़ा सा और ढंग से बात कर लें, आप एक ही टाइप की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी लेते हैं तो आप उनको केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाउंसर ही बाउंसर जा रहा है। लेट अस सपोज ए और बी दो क्वांटिटीज है, ए मास है, बी लेंथ है, ए 10 मीटर, बी ए मास है ना किलोग्राम और बी 5 मीटर है। मेरे से कोई बोलते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी बताओ, मैं बता सकता हूं नहीं बता सकता? बता दो फटाफट, कितना आएगा 50 किलोग्राम इनटू मीटर। मेरे से बोले ए डिवाइडेड बाय बी बताओ, तो मैं बोलूंगा 2 किलोग्राम अपॉन मीटर। कोई मेरे से बोले ए प्लस बी बताओ, तो बताओ कितना है, तो आप बोलेंगे सर पागलों के दिखते हो आप तो, कि मैं ए मास है और बी लेंथ है, मैं 10 किलोग्राम में 5 मीटर कैसे ऐड करूंगा। हाँ, यहाँ 5 किलोग्राम होता तो 15 किलोग्राम बोल देता, या यहाँ 10 मीटर होता तो 15 मीटर बोल देता, लेकिन मैं कभी भी मास में लेंथ ऐड कैसे करूंगा। इसका मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उनको केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। एक और खास बात, दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है 50 किलोग्राम इंटू मीटर, 50 किलोग्राम इंटू मीटर आया, ये लेटेस्ट क्वांटिटी आई सी, सी का वैल्यू कितना है 50 किलोग्राम इंटू मीटर, इसका मतलब सी का यूनिट क्या है किलोग्राम इंटू मीटर। तो क्या ये यूनिट मास का है? नहीं, मास का होता तो यूनिट क्या होता है किलोग्राम। क्या ये यूनिट लेंथ का है? नहीं, क्योंकि लेंथ होता तो क्या होता मीटर। इसका मतलब सी न तो मास है और न ही लेंथ है। सिमिलरली इसको किया a डिवाइडेड बाय b, d आया, तो d आया 2 किलोग्राम पर मीटर, तो क्या d मास है? नहीं, मास होता तो यूनिट आता किलोग्राम। क्या d लेंथ है? लेंथ होता तो यूनिट आता मीटर। इसका मतलब d न मास है न लेंथ है। इसका मतलब दो क्वांटिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्टेन क्वांटिटी बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जब अपन दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो ऐड करने की पहली कंडीशन तो ये होगी, ऐड करने की पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि हम दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर ए मास है तो ए में मैं केवल मास ही ऐड कर सकता हूं, लेंथ ऐड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर इफ ए इज मास, तो अगर मेरे को इसको ऐड करना है तो बी भी क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। और लेट अस सपोज इन दोनों को ऐड किया क्या है ई, तो E इक्वल टू कितना होगा a प्लस बी, a 10 b 5, तो कितना है 15 किलोग्राम। तो E का मैग्नीट्यूड है 15 और यूनिट है किलोग्राम। अरे किलोग्राम आया, इसका मतलब इसका मतलब E भी क्या है मास। तो भैया जब दो क्वांटिटी को टू और मोर देन टू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस से ऑब्टेन क्वांटिटी बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप एक क्वांटिटी में उसी क्वांटिटी को ऐड करते हैं
सेम टाइप की क्वांटिटी ऐड करते हैं तो ऑक्टेन क्वांटिटी भी वही होती है। या यूं बोलूं, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी ऐड और सबट्रैक्ट हुज डायमेंशन फॉर्मूला आर सेम। आप केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। और नो डाउट जब सेम टाइप की क्वांटिटी को आप ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्टेन क्वांटिटी भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब अगर ए मास तो बी मास तो ई भी मास, और जब तीनों मास तो जो डायमेंशन फॉर्मूला ई का वही डायमेंशन फॉर्मूला ए का और वही डायमेंशन फॉर्मूला बी का। तो ई का डायमेंशन फॉर्मूले के लिए मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए प्लस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि डायमेंशंस फॉर्मूले को आप न तो ऐड कर सकते हैं नहीं सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब टू और मोर देन टू क्वांटिटी को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो ऑक्टेन क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन सेंस से। क्या कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं या सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों ऐड या सबट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम। डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने का मतलब दोनों एक ही टाइप की क्वांटिटी है, और जब दोनों एक ही टाइप की क्वांटिटी है तो ऑक्टेन क्वांटिटी भी उसी टाइप की होगी। लेकिन अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता तो Z मास नहीं आता। भाई मास पे मास ऐड करूंगा मास आएगा, मास पे मास सबट्रैक्ट करूंगा मास आएगा, लेकिन मास को मास से मल्टीप्लाई करूंगा मास नहीं आएगा। तो जब Z इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B, चाहे ये मास हो चाहे ये मास हो, लेकिन तब Z का डायमेंशन फॉर्मूला A के डायमेंशन फॉर्मूले और B के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऑक्टेन क्वांटिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं बहुत ज्यादा समझा गया, और ज्यादा समझाना में शायद दुखदायी होता है, तो मैं बैक टू द प्रिविलियन आ जाता हूं। आप तो बस ये याद रखें कि जब दो क्वांटिटीज ऐड और सबट्रैक्ट हो रही है तो उनके डायमेंशन फॉर्मूला ऐड और सबट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, Z इक्वल टू A प्लस B है, तो आप क्या बोलेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Z इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, लेट अस सपोज मैंने V2 माइनस V1 को क्या राइट कर दिया V, कि V2 में से V1 सबट्रैक्ट हुआ तो V मिला, तो V इक्वल टू V2 माइनस V1। तो V का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, V2 के, और किसके इक्वल होगा, V1 के। तीनों की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला तो तीनों के क्या होंगे, सेम। तो आज के बाद अपन ये बोलेंगे कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्रोसेस करने पर ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, वेलोसिटी ही आएगी। और भैया जब ये क्वांटिटी वेलोसिटी आएगी तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L1 t पावर -1। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t पावर 1, तो ये क्या बन गया, L1 t पावर -2। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन तो टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत यूज होने वाला है। आगे बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो आप लोगों ने बात की थी कि फोर्स किसके इक्वल होता है, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हियर m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास क्या होगा, m रेज़ टू द पावर 1। एक्सेलरेशन का कितना होगा, L1 t पावर -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होगा, m1 L1 t पावर -2। बच्चे जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो एक बहुत ब्लंडर करते हैं, वो लिख देते हैं एक्सेलरेशन A इक्वल टू L1 t -2, F इक्वल टू m1 L1 t -2। तो भैया जब आप केवल A लिख रहे हो ना, इसका मतलब आप एक्सेलरेशन बोल रहे हो, और एक्सेलरेशन बोल रहे हो तो मैग्नीट्यूड और यूनिट आएंगे। जब फोर्स बोल रहे हो तो इसका भी मतलब, जब F लिख रहे हो तो क्या बोल रहे हो, फोर्स। फोर्स के बाद कितना फोर्स लगा है, क्या मैग्नीट्यूड है, उसका क्या यूनिट है। तो F इक्वल टू m1 L1 t -2 नहीं है, ये फोर्स का क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला।
फोर्स का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला, ये क्या है एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, v इक्वल टू L1t माइनस वन लिख देंगे। अरे वेलोसिटी या स्पीड L1t माइनस वन थोड़ी होती है, वेलोसिटी या स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। या अपन गाड़ी चल रही है तो अपन बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कार इज 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो वेलोसिटी भी 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी ये थोड़ी है, ये तो वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला। तो बच्चे ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये तो बात हुई फोर्स की। अब बात करते हैं किसकी, वर्क की। तो वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अपन ने फॉर्मूला देखा हुआ है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क किसके इक्वल होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स जस्ट अभी अभी फाइंड आउट कर आ रहे हैं, m1 l1 t माइनस टू। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्टेंस l1, तो ये क्या होगा m1 l2 t रेज़ टू द पावर माइनस 2। आगे डिस्कस करते हैं और बात करते हैं अबाउट पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2, अभी अभी फाइंड आउट किया है t पावर माइनस 2, टाइम का कितना होगा t1, तो कितना हो जाएगा m1 l2 t रेज़ टू द पावर माइनस 2। तो ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क एंड पावर। अब अपन और आगे फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला तो टिप्स होना चाहिए। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L1t माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1t माइनस 2, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2t माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं और बात करते हैं अबाउट प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया F अपॉन A। हियर F इज फोर्स, A इज एरिया। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स m1 l1 t माइनस 2, फोर्स का ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला l2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, m1 l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2। आगे बात करते हैं कुछ एक नई क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम शायद बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में, 12th 11th में भी है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो P इक्वल टू mv, हियर m इज मास, v इज वेलोसिटी। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास m पावर 1, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी का आप फाइंड आउट करके आ चुके हैं L1 t माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा m1 l1 t माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंपल्स। इंपल्स, इंपल्स का बोले तो झटका। इंपल्स का फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय T, बोले तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंपल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम।
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, m1 l1 t minus 2। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम कितना होगा, t पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा m1 l1 t पावर माइनस 1। तो पता लगता है, क्या पता लगता है, मोमेंटम और इंपल्स दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। कुछ बच्चे सोच होंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो मैंने पहले भी आपको बोला है घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वांटिटी जिनके मैं यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला इस चैप्टर में राइट डाउन कर रहा हूँ, ये पूरी फिजिक्स में पढ़ना है। बेसिकली यूनिट्स और डायमेंशन में पूरी फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी आती है वो सारी इस चैप्टर में यूज हो जाती है। अब वो क्वांटिटी क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसको इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब अपन फोर्स पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि मोमेंटम क्या होगा, इंपल्स क्या होगा, तो इनके लिए पूरे पूरे चैप्टर्स है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बोला है। अभी हाल फिलहाल बस आप थोड़े थोड़े से फॉर्मूले याद कर लीजिए, एक दो बार लिखेंगे अपने आप आपको याद होगा। मैं इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये तो अपने आप निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, द वर्क डन बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और अगर वो वर्क मोशन की वजह से आता है तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो शायद बचपन में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो m इज द मास ऑफ बॉडी एंड v इज द स्पीड ऑफ बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v स्क्वायर। एज यू नो प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा 1। मास का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा m पावर 1। वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला L1 t पावर माइनस 1, लेकिन स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। बचपन में पढ़ा था पावर्स पे पावर्स होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो कैसा कैसा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा L पावर 2 और t पावर माइनस 2। अरे ये क्या होगा, अगर आपने थोड़ा सा गौर फरमाया है तो पता लगता है जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का है था वही डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी का है। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, m1 l2 t minus 2। थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला शायद फिर बचपन में पढ़ा था, U इक्वल टू एम जी एच। हियर m इज द मास ऑफ बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस से h हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाइट। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो एक्सेलरेशन ही है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला l1 t minus 2। हाइट h हाइट है तो हाइट बोले तो लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1, तो ये कितना हो जाएगा m पावर 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 2 t पावर माइनस 2। अरे ये क्या हुआ, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। तो एक बात बताऊं, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे दुनिया की कोई सी भी एनर्जी हो, सारी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, m1 l2 t minus 2। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, वर्क के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं।
तो चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का फॉर्मूला देखेंगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन जब अपन स्ट्रेस को स्टडी करेंगे तो हमको पता लगेगा कि स्ट्रेस प्रेशर से थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका रेफरेंस डिफरेंस है। अभी मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा कि स्ट्रेस क्या होता है, अभी हाल फिलहाल में उसका केवल डायमेंशन फॉर्मूला देखना है। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस किसके इक्वल होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स m1 l1 t-2, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला l²। तो क्या हो जाएगा? m1 l1 l-1 t पावर -2, ऊपर जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बोले तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और इनिशियल लेंथ क्या होगी? L1। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L2 माइनस L1 अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L1। नो डाउट L2 माइनस L1, L2 में से L1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी? लेंथ। इट्स मींस L2 माइनस L1 क्या है? लेंथ, और लेंथ है तो डायमेंशन फॉर्मूला L1, L1 भी क्या है? लेंथ, डायमेंशन फॉर्मूला L1, तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना रह गया? 1। इसका मतलब जो स्ट्रेन है वो क्या है? डायमेंशन लेस। स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और अगर मैं स्ट्रेन का यूनिट भी देखता तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेंथ आएगा। तो L2 माइनस L1 का यूनिट क्या होता है? मीटर। L1 का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर अपॉन मीटर कैंसिल, तो इसका मतलब स्ट्रेन यूनिट डायमेंशन लेस होने के साथ साथ ये क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी भी। ये क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी भी। अब अपन बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेन 3 टाइप का होता है, स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, स्ट्रेन भी 3 टाइप की होती है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, रिजिड स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, रिजिडिटी स्ट्रेन। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लेकिन एक बात है कि स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहे किसी भी टाइप के हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक हो, शियर स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेन हो, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, इनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेंगे। मींस स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, डायमेंशन फॉर्मूला हो रहेगा m1 l-1 t-2। सेम फॉर स्ट्रेन, चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, चाहे शियर स्ट्रेन है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? 1 बोले तो यूनिट लेस होगा। इसी तरह से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होता है, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आने वाला है।
क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस क्या है, m1 l-1 t-2, और स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन का डायमेंशन लेस है तो कितना हो जाएगा, m1 l-1 t-2। तो पता लगता है, क्या पता लगता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और प्रेशर, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। और बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी तक अपन ने जितनी फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए, इनको शो करने के लिए अभी तक मेरे को केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, मास, लेंथ और टाइम। पहली बार एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आई है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन 3 के अलावा मेरे को एक और 4th फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जैसा आप जानते हो वो कौन सी है, करंट। तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू कितना होता है, I मल्टीप्लाई बाय T। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। करंट एक ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी A से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे यूनिट तो होता है एम्पियर, रिप्रेजेंट A से करते हैं, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। मास का यूनिट तो होता है किलोग्राम, ऐसा सिस्टम है, लेकिन मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला M। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल T। लेकिन करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट दोनों एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट A1 और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम T1। आप चाहे तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, m0 l0 t⁻1 a⁻1। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला आगे जाके 12th में पढ़ने वाले हैं, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, m1 l1 t-2। अब तक तो याद हो ही गया होगा। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट अभी भी फाइंड आउट कर रहा है, a1 t1। तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t-3 a-1। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हुआ वर्क अपॉन चार्ज। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बताइए, m1 l2 t-2। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला a1 t1। तो क्या बन गया, m1 l2 t-3 और क्या बन जाएगा, a-1। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अबाउट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपन जब आगे पढ़ेंगे तो इन सब फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड आउट करेंगे। यहां पर मैं केवल इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकूं, क्योंकि जब तक मैं आपको इनके डायमेंशन फॉर्मूले थोड़े आइडिया नहीं दूंगा, अपन
डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं कि हाँ भाई डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर आगे जाकर अपन बार बार जब भी ये क्वांटिटी पढ़ेंगे तब भी इनके डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। हियर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अब ये भी फाइंड आउट कर आ रहा है, M1 L2 T-3 A-1 अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट कितना होगा, A1 तो हो गया M1 L2 T-3 A-2। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन I। तो R डायमेंशन फॉर्मूला क्या, R क्या होगा, M1 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ V अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ V क्या होगा, M1 L2 T-3 A-1 और करंट का कितना होगा A1। तो क्या बन जाएगा M1 L2 T